मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम इंडिया मार्ट के बारे में बात करेंगे, उसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, रेवेन्यू मॉडल देखेंगे और वैल्यूएशंस और फाइनेंशियल्स की भी बात करेंगे। अब इंडिया मार्ट 1996 के आसपास शुरू हुआ था। तो मिस्टर दिनेश अग्रवाल जो है ये इस कंपनी के प्रमोटर हैं। इंडिया मार्ट बेसिकली B2B क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म है। इंडिया मार्ट की सर्विसेज बेसिकली बिजनेस यूज करते हैं, मतलब बिजनेस टू बिजनेस ये प्लेटफॉर्म है। अब जैसे कि अगर आप अमेजोन देखते हो तो अमेजोन क्या है, B2C है। हम जैसे लोग अमेजोन पे जाके प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। लेकिन इंडिया मार्ट की सर्विसेज बिजनेस कम्युनिटी है, जो बिजनेसेस हैं वो यूज करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इंडिया मार्ट B2B प्लेटफॉर्म का अमेजोन है। ठीक है, अब इसको बेसिकली क्या होता है अपन ये समझते हैं कि सपोज मैं बायर हूँ, मुझे बॉटल्स चाहिए। ठीक है, मैं शरबत बनाती हूँ और मुझे बॉटल्स चाहिए क्योंकि मुझे बॉटल्स में उसको बेचना पड़ेगा। तो अब ऐसे केस में मैं इंडिया मार्ट के वेबसाइट पे जाऊँगी या इंडिया मार्ट पे जाऊँगी और वहाँ पे मुझे बहुत सारे सप्लायर्स में अपनी रिक्वायरमेंट्स डालूंगी। ठीक है, जिसको RFQ बोलते हैं, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। तो मैं RFQ डालूंगी। ठीक है, सो बेसिकली फिर क्या करेगा इंडिया मार्ट, अपने सप्लायर्स को ये RFQ भेजेगा कि ये बायर है, इसको इतना इतना ये चाहिए, इसकी ये कोटेशन मांग रहा है। फिर वो ये भी देखेगा कि सपोज मैं अगर पुणे से हूँ तो क्या मुझे पुणे का सप्लायर मिल रहा है। सो बेसिकली ऑर्डर मैचिंग यहाँ पे होती है। तो मैंने अपनी रिक्वायरमेंट डाल दी और फिर वो उस हिसाब से सेलर्स को वो RFQ भेजेगा और सेलर्स मेरे लिए बेसिकली ढूंढेगा। अब इनका जो मॉडल है ना वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। मतलब क्या, अगर मैं बायर हूँ, आप सेलर हो, हमारे बीच में ट्रांजैक्शन हुआ। ठीक है, तो इंडिया मार्ट इस ट्रांजैक्शन पे पैसा नहीं कमाता। अगर हमारे बीच में जो ट्रांजैक्शन मान लो 1 करोड़ का होता है या 50 लाख का होता है, 60 लाख का होता है, उस ट्रांजैक्शन पे वो पैसा नहीं कमाता, ये सब्सक्रिप्शन पे पैसा कमाता है। मतलब क्या कि बायर्स को तो फ्री है, लेकिन जो सेलर्स है ये सेलर्स से बेसिकली पैसा लेता है। सेलर्स जो है, सप्लायर जो है, ये इंडिया मार्ट के बेसिकली कस्टमर है जिनसे वो पैसा कमाता है। ठीक है, सो सेलर्स से ये क्या, इनके कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान्स है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया। कुछ पहले तो इनके फ्री रजिस्ट्रेशंस भी हैं कि मैं सप्लायर हूँ या मैं सेलर हूँ और मुझे देखना है कि इंडिया मार्ट का कैसा प्लेटफॉर्म है सब कुछ, तो मैं पहले एज अ फ्री रजिस्टर करूँगी। ठीक है, अब इनके जो पेड सब्सक्रिप्शन है ना, उसमें ये क्या करते हैं, ये लोग बेसिकली लीड्स देते हैं कि गोल्ड अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 15 लीड्स मिलेगी पर मंथ। लीड्स मतलब क्या कि अब जैसे कि मैं इंडिया मार्ट पे क्यों हूँ, अगर मैं सेलर हूँ, मैं इंडिया मार्ट पे क्यों आएंगी, ताकि मुझे बिजनेस मिले, राइट, ताकि मुझे बायर्स मिले, मेरे प्रोडक्ट के लिए मुझे बायर्स मिले। तो ये लोग वो लीड्स प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली बायर्स प्रोवाइड करते हैं कि बायर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, बायर्स को क्या चाहिए, वो मुझ तक पहुंचना चाहिए, तो वो लोग मुझे लीड्स देंगे, राइट। तो पहले जो इनके फ्री है ना, फ्री रजिस्ट्रेशन, उधर वो थोड़े बहुत लीड्स देते हैं फ्री में, ताकि मुझे वो उनकी सर्विसेज अच्छी लगे और फिर मैं पेड सब्सक्रिप्शन पे कन्वर्ट हो जाऊँ। लेकिन जो इनके पेड सब्सक्रिप्शन है ना, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, इधर काफ़ी अच्छी लीड्स मिलती है। फिर फ्री वेबसाइट्स ये लोग ऐसे वेबसाइट उधर बना के देते हैं, क्योंकि अगर बायर को मेरे प्रोडक्ट्स खरीदने हैं तो मेरा कुछ तो पेज दिखना चाहिए, राइट, कि मेरे पास कितने प्रोडक्ट्स हैं, क्या है। तो वो वेबसाइट सर्विसेज भी ये देते हैं। फिर प्रायोरिटी लिस्टिंग भी होती है कि अब अगर बायर कुछ ढूंढ रहा है, मान लो बायर बॉटल्स ढूंढ रहा है, ठीक है, तो मेरा नाम पहले आना चाहिए, मेरे कंपनी का नाम, अगर मैं सेलर हूँ, मेरे कंपनी का नाम पहले आना चाहिए। मतलब प्रायोरिटी लिस्टिंग भी होती है, क्योंकि बायर्स बहुत सारे आगे पेजेस नहीं देखता, उसको फर्स्ट सेकंड पेजेस में जितना भी दिखता है फिर वो वहाँ से ही बाय करता है, वही सेलर्स को कंसिडर करता है जो उसको पहले दिखते हैं। सो प्रायोरिटी लिस्टिंग भी इंडिया मार्ट देता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड पे। सो बेसिकली अलग अलग प्लान्स हैं इनके, अलग अलग सब्सक्रिप्शन है। महीने की सिल्वर सब्सक्रिप्शन वो बेसिकली मंथली और एनुअली है, और जो गोल्ड है वो एनुअली है। फिर प्लैटिनम भी एनुअली है, 2 साल का, 3 साल का। ठीक है, और अब इनके जो प्लैटिनम वाले सब्सक्राइबर्स हैं ना, बेसिकली ये लोग मेजॉरिटी जो प्लैटिनम वाले सब्सक्राइबर्स है वो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं रेवेन्यू का। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जैसे महिंद्रा हो गई, टाटा हो गई, फोर्स हो गई, जिंदल हो गई, ये इनके बेसिकली क्लाइंट्स हैं। तो ये कुछ जगहों पे बायर्स भी हैं और कुछ जगहों पे सेलर्स भी हैं। अब अगर आप टोटल रजिस्टर्ड बायर्स देखोगे ना, तो ऑलमोस्ट 12 करोड़ के आसपास 12 करोड़ प्लस इनके रजिस्टर्ड बायर्स है।
फिर अगर आप रजिस्टर्ड सेलर्स देखोगे तो ऑलमोस्ट 61 लाख प्लस इनके सेलर्स हैं। अगर आप प्रोडक्ट्स लिस्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट 7 करोड़ के आसपास, 7 करोड़ प्लस इनके प्रोडक्ट लिस्टिंग्स है, मतलब इतने प्रोडक्ट्स इनके प्लेटफॉर्म पे है। बहुत बहुत बड़ा डेटाबेस है इनके पास, जो सबसे बड़ी इनकी स्ट्रेंथ है। अब अपन बात करते हैं मोड्स की। क्या ऐसी अलग चीज़ है, क्या ऐसा कंपनी के पास यूनिक चीज़ है जो कॉम्पिटिटर्स को बेसिकली दूर रखती है। अब नेटवर्क इफेक्ट, ये हमने MCX पे भी बात की थी, IEX पे भी बात की थी, और Naukri.com जो है उसके पास भी यही मोड है। अब नेटवर्क इफेक्ट में क्या होता है, इंडिया मार्ट पे क्योंकि बहुत सारे बायर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स हैं, तो जो न्यू बायर्स और न्यू सेलर्स वो कहाँ आएंगे, वो इंडिया मार्ट पे ही आएंगे। हम क्या सोचेंगे, अरे यार कोई नए प्लेटफॉर्म पे जाने से अच्छा वहाँ तो बायर्स भी नहीं है, सेलर्स भी नहीं है, वहाँ अच्छी प्राइस नहीं मिलेगी। इंडिया मार्ट पे चलते हैं, वहाँ बहुत सारे बायर्स है, बहुत सारे सेलर्स है, तो प्राइस बहुत अच्छी मिलेगी। क्यों? क्योंकि इतने सारे सेलर्स है, सबकी अलग अलग प्राइस रहेगी, सबको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, सबको चाहिए कि बायर्स उनके पास आए, तो वो लोग प्राइस काफ़ी अच्छी देते हैं। तो प्राइस डिस्कवरी इस प्लेटफॉर्म पे होती है। क्यों? क्योंकि बायर्स बहुत ज़्यादा है, सेलर्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए प्राइस डिस्कवरी बहुत अच्छी होती है। इसको बोलते हैं नेटवर्क इफेक्ट, कि एक बार इतना वॉल्यूम आ गया है ना इनके पास कि कॉम्पिटिटर को इनसे वो मार्केट शेयर छीनना, इनसे वो मार्केट छीनना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब कोई नया कॉम्पिटिटर आएगा ना, तो हो सकता है कि जो सप्लायर्स हैं वो नए कॉम्पिटिटर के पास जाएं, लेकिन वो इंडिया मार्ट को नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है कि वो दोनों पे रहे, ये कॉम्पिटिटर के प्लेटफॉर्म पे भी रहे और इंडिया मार्ट के भी प्लेटफॉर्म पे रहे, दोनों पे हो सकते हैं, लेकिन इंडिया मार्ट को नहीं छोड़ेंगे। अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूँ ना, तो 60% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर है इंडिया मार्ट के पास B2B प्लेटफॉर्म में। 61% है रिपीट बायर्स। अब सबसे अच्छी चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि 36% ऑफ सेलर्स आर बायर्स। मतलब क्या, अगर मैं सेलर हूँ, मैं एक प्रोडक्ट की सेलर हूँ, तो मैं दूसरे प्रोडक्ट की बायर भी हूँ। तो इंडिया मार्ट पे ही मैं सेल भी कर रही हूँ एक प्रोडक्ट, और वहीं मैं दूसरा प्रोडक्ट बाय भी कर रही हूँ। सो एक हम ये समझ लो कि इन्होंने अपने में ही एक मार्केट शुरू कर दिया है, विच इज़ वेरी गुड। फिर 62 लाख ऐसे सप्लायर्स हैं जिनके खुद के पेजेस है, खुद के स्टोर फ्रंट्स हैं इंडिया मार्ट पे। जैसे अमेजोन पे भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंपनीज के खुद के स्टोर फ्रंट्स हैं जहाँ पे उनके प्रोडक्ट्स दिखते हैं। फिर आपको दिख रहा होगा कि किन किन इंडस्ट्रीज को ये केटर करते हैं। इससे पता चलता है कौन कौन से इंडस्ट्रीज के सप्लायर्स या बायर्स इनसे जुड़े हुए हैं। अब अपन इनका इकोसिस्टम भी देख लेते हैं। मान लो मैं बायर हूँ और मैं पानी बेचती हूँ बॉटल में, ठीक है, तो मुझे बॉटल्स चाहिए और मुझे ढक्कन भी चाहिए, और मुझे जो उसकी कवरिंग होती है जहाँ पे मेरा लेबल आएगा, ठीक है, वो भी चाहिए। तो आप ये समझिए, ढक्कन जो है वो भी मुझे इंडिया मार्ट पे मिल जाएगा, जो लेबल है, ठीक है, वो भी, उसका भी सप्लायर मुझे इंडिया मार्ट पे मिल जाएगा। फिर जो मुझे अपने जो प्रिंट करवाना है उसका भी सप्लायर मुझे इंडिया मार्ट पे मिल जाएगा, बॉटल का सप्लायर मुझे इंडिया मार्ट पे मिल जाएगा, ठीक है। सब कुछ बेसिकली हर एक एंड प्रोडक्ट जो बनता है, एंड प्रोडक्ट के लिए जो चीज़ें लगती हैं वो सब कुछ मुझे इंडिया मार्ट पे मिल जाएगा। सो यहाँ पर मैं बिजनेस हूँ, मैं बॉटल्स बेचती हूँ, पानी बेचती हूँ, तो मैं यहाँ पे बिजनेस हूँ। मैं किससे कनेक्ट कर रही हूँ, एक सप्लायर से कनेक्ट कर रही हूँ जो ये सारी चीज़ें मुझे बेचेगा। सो बिजनेस टू बिजनेस है ये, ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर नहीं है। ओके, सो मैंने अपनी लिस्टिंग, मतलब मैंने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी मुझे क्या क्या चाहिए। उसके बाद सेलर का क्या काम रहेगा, सेलर अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करेगा, सब्सक्रिप्शन लेगा, फिर लीड्स उसको मिलेंगे, ठीक है, सब्सक्रिप्शन बाय करेगा, फिर लीड्स मिलेंगे कि भाई महीने के सपोज उसको 15 लीड्स मिल गए, इस बायर को ये चाहिए, मेरा नाम भी आएगा कि मैं हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, तो वो सब्सक्रिप्शन लेगा, उसको लीड्स मिलेगी। फिर उसके बाद एक मैचिंग होता है, ऑर्डर मैचिंग होता है, ठीक है। फिर सेलर्स और बायर्स की बातचीत होती है। बायर्स को यहाँ पे क्या बेनिफिट है, डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, जैसे मैंने कहा मुझे सब कुछ इंडिया मार्ट पे मिल रहा है, मुझे ढक्कन के लिए अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, बॉटल के लिए अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्राइस डिस्कवरी मुझे बहुत अच्छी मिल रही है, क्योंकि सेलर्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो मुझे काफ़ी अच्छा प्राइस मिल रहा है। सेलर्स को जो है उनको क्या, जो सप्लायर्स हैं उनको क्या बेनिफिट है, उनको लीड्स मिल रही है, एक्सेस टू RFQ, मतलब वो जो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, जो बायर है वो कोटेशन मांगेगा, बेसिकली उनको लीड्स मिल रही है सेलर्स को, वेब स्टोर फ्रंट मिल रहा है। फिर उसके बाद CRM टूल्स, मतलब इसमें सेलर्स को ये भी बेनिफिट होता है कि उनको 3-4 नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। सो ऐसे केस में सपोज मैं हूँ
मैं अगर मेरी 5-6 टीम, मैं सेलर हूँ, मेरे पास 5-6 लोग हैं, हम लोग मिलके ये काम सपोज काम करते हैं। सो ऐसे केस में सपोज मैं आउट ऑफ टाउन में ट्रैवल कर रही हूँ और मैं फ़ोन नहीं उठा पा रही हूँ, तो इंडिया मार्ट हमको 4-5 नंबर देगा जिससे मेरा कोई और टीम मेंबर जो है वो फ़ोन उठा सकता है। तो ये बेसिकली उनके CRM टूल्स हैं। अब अगर आप इनका एड स्पेंड देखोगे ना, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर वो बहुत कम हुआ है। दिस इज़ द मैजिक ऑफ नेटवर्क इफेक्ट। इनके पास इतना वॉल्यूम आ गया है ना कि अब इनको एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, पूरी ऑर्गेनिक ग्रोथ है। पहले अगर आप देखोगे तो इनकी एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, इनको पहले एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती थी, लेकिन अभी क्योंकि इनके पास इतना वॉल्यूम है कि इनको ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत कम बार ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं। फिर सेकंड चीज़ ये कि अगर अब जैसे कि JD मार्ट इसमें आ गया है, ठीक है, और अमेज़ॉन और बाकी सबकी उड़ान की हम बात करेंगे, लेकिन अगर कोई और कॉम्पिटिटर आ रहा है या कोई और कॉम्पिटिटर आएगा तो हो सकता है इनको एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ते हुए दिख नहीं रहा। सप्लायर्स का अगर आप ग्रोथ रेट देखोगे तो अराउंड 21% है। पेइंग सप्लायर्स का ग्रोथ रेट देखोगे तो अराउंड 16% है। रेवेन्यू पर पेइंग सब्सक्राइबर्स भी बहुत बढ़ रहे हैं, कोरोना की हम अलग से बात करेंगे। प्रोडक्ट लिस्टिंग भी बहुत बढ़ रही है, ट्रैफिक भी बहुत बढ़ रहा है। इंडिया मार्ट का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है ट्रेड इंडिया, लेकिन इंडिया मार्ट के कंपैरिजन में ट्रेड इंडिया कुछ भी नहीं है। ये होता है मैजिक नेटवर्क इफेक्ट का। एक बार आपके पास वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ गया ना, तो उसके बाद आपका कॉम्पिटिटर ना आपको आसानी से हरा नहीं सकता। मार्केट शेयर छीनना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप अपना प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, इनोवेटिव चीज़ें ला रहे हो, तो आपको हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर आपका कॉम्पिटिटर बहुत ही अलग इनोवेटिव चीज़ कर रहा है, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। फिर इनकी कुछ सब्सिडियरीज है जैसे पे विद इंडिया मार्ट, यहाँ पर आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। फिर व्यापार एक है जो बेसिकली बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, GST फाइलिंग और सब कुछ बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो होता है पूरा ये व्यापार के अंडर आता है। फिर टोलेक्सो जो इनकी कंपनी थी, बेसिकली ये जो पहले ये लोग लॉजिस्टिक्स में थे, टोलेक्सो लॉजिस्टिक्स में थी। सो ऐसे केस में क्या होता था ना कि आपका सामान यहाँ से वहाँ अगर पहुँचाना है तो लॉजिस्टिक सर्विसेज भी ये देते थे, लेकिन अब इन्होंने वो लॉजिस्टिक सर्विसेज देना बंद कर दिया है और इसको कन्वर्ट किया है बेसिकली इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम और बाकी सारी चीज़ें। लेकिन क्यों लॉजिस्टिक्स पूरा बंद किया? क्योंकि बहुत इनको लॉसेस हो रहे थे और ये लोग इतना अच्छे से उसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे। अगर अब हम इनके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो ट्रेड इंडिया जो मैंने आपको बता दिया, उड़ान एक है। उड़ान बेसिकली इनको VC फंडिंग बहुत मिल रही है, तो उड़ान बेसिकली B2B में है, लेकिन ये लॉजिस्टिक्स में ज़्यादा है। ऑलमोस्ट मेजॉरिटी रेवेन्यू इनका लॉजिस्टिक्स से आता है और ये FMCG सेक्टर में है, मतलब ये रिटेलर और होलसेलर को एक साथ लेके आते हैं। वहीं इंडिया मार्ट जो है उनके डाइवर्स इंडस्ट्री जैसे हैवी मशीन्स हो गई, वहाँ पे उड़ान नहीं है। उड़ान बेसिकली रिटेलर और होलसेलर्स को एक साथ लेके आता है FMCG प्रोडक्ट्स में। उड़ान अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है। फिर अलीबाबा बेसिकली ग्लोबल ब्रांड है, तो यहाँ पे एज अ बायर अगर मुझे चाइना से माल मंगवाना है तो वहाँ ये अलीबाबा बेसिकली प्ले आउट करता है। फिर अमेज़ॉन B2B में आ चुका है, लेकिन अभी ये सिर्फ बैंगलोर से और एक आधी कोई सिटी से ऑपरेट करते हैं। लेकिन अगेन ये लोग भी B2B में तो है लेकिन FMCG में है। तो अगर आप अमेज़ॉन US में भी देखोगे तो वहाँ पे भी ये लोग FMCG प्रोडक्ट्स में ही है, बेसिकली रिटेलर और होलसेलर को एक साथ लेके आते हैं जैसे उड़ान करता है। तो अगर अभी अमेज़ॉन, आई डोंट नो कि जैसे अभी इंडिया मार्ट है, क्या अमेज़ॉन उस बिजनेस में आएगा? जैसे इंडिया मार्ट डाइवर्स इंडस्ट्री को केटर करता है, तो क्या अमेज़ॉन भी आगे जाके डाइवर्स इंडस्ट्री को केटर करेगा? आई डोंट नो, नोबडी नोज, राइट। लेकिन अभी B2B में है, लेकिन FMCG सेक्टर में ज़्यादा है, रिटेलर और होलसेलर को साथ लेके आता है। लेकिन हो सकता है कि आगे जाके ये इंडिया मार्ट को डायरेक्ट कंपटीशन दे, दूसरी इंडस्ट्री में एंटर होके। अमेज़ॉन के पास ब्रांड है, अमेज़ॉन के पास पैसा है, अमेज़ॉन के पास बहुत डेटा है, लॉजिस्टिक्स भी है, ठीक है। तो लॉजिस्टिक्स में तो ये लोग ऑलरेडी हैं, लेकिन हो सकता है कि आगे जाके इंडिया मार्ट को डायरेक्ट कंपटीशन दे। अभी तो ऐसा लग नहीं रहा है, आगे जाके वी डोंट नो क्या होगा। लेकिन ये भी आपको चीज़ देखनी होगी कि एकदम से इंडिया मार्ट को हटा देना ये इनके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इंडिया मार्ट ने अपने आसपास वैसा नेटवर्क क्रिएट करके रखा है। एक चीज़ कि अमेज़ॉन, जैसा मैंने कहा, FMCG में है, B2B में, US में अगर आप देखोगे तो B2B में, FMCG में और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में भी है। सो अब इनके ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करते हैं। तो बेसिकली ये MSME जो सेक्टर है उनको ज़्यादा केटर करते हैं, राइट। सो MSME बेसिकली अपने
डिजिटल सर्विस पे अभी बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, राइट। तो ये एक सबसे बड़ी ग्रोथ ड्राइवर हो गया इंडिया मार्ट के लिए, क्योंकि ये एमएसएमई को ऑलरेडी कैटर करता है। तो वहाँ पे एमएसएमई जब अपनी डिजिटल खर्चे या डिजिटल पे अपना खर्चा बढ़ाएंगे तो यहाँ पे इंडिया मार्ट को डायरेक्ट ग्रोथ मिलेगी। कोरोना ने ना ये जो डिजिटल सर्विसेज हैं उसको बहुत बढ़ा दिया है, राइट। सो आगे एमएसएमई को चाहिए रहेगा कि उनको लीड्स बहुत ज़्यादा मिले, बिजनेस ज़्यादा मिले। बिजनेस ज़्यादा कैसे मिलेगा? ऑनलाइन मोड पे अगर आप आते हो तो वहाँ पे आपको लीड्स बहुत ज़्यादा मिलेगी, बायर्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो ऐसे केस में इंडिया मार्ट को डायरेक्ट बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। फिर आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, ये इंडिया मार्ट को डायरेक्टली हेल्प करेगा ग्रो होने में। फिर इंटरनेट यूजर्स बढ़ रहे हैं, फिर डिजिटल पेमेंट्स में बहुत ग्रोथ हो रही है। अब इन ग्रोथ ड्राइवर्स के लिए लोग क्या काम कर रहे हैं? तो डिफरेंशियल प्राइसिंग लेके आ रहे हैं डिफरेंशियल ज्योग्राफी के लिए, कि भाई जो मेट्रो सिटीज़ में हैं वो लोग तो ज़्यादा, इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो ज़्यादा पैसा दे सकते हैं सब्सक्रिप्शन फीस, लेकिन जो छोटे सिटीज़ में है वो लोग इतना ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते। तो डिफरेंशियल प्राइसिंग ये लोग लेके आ रहे हैं। फिर लोकल लैंग्वेज वर्जन लेके आ रहे हैं वो अपनी वेबसाइट के लिए। फिर क्रेडिट स्कीम फॉर सप्लायर्स, यहाँ पे एनबीएफसी के साथ पार्टनर करेंगे और यहाँ पर सप्लायर्स को अगर कुछ क्रेडिट चाहिए तो वहाँ पे ये लोग आएंगे। फिर अगर मैं अच्छी चीज़ों की बात करूँ तो अगेन एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स एज सच करने की ज़रूरत है नहीं। फिर नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है कि इनको, जैसे मैंने कहा, इनकी जो सब्सक्रिप्शन सर्विस है 2 साल 3 साल की है, लेकिन इनको पैसा आज ही मिल जाता है, राइट। सो इस वजह से इनका जो वर्किंग कैपिटल है वो नेगेटिव है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। फिर इनके बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मंथली प्लान से एनुअल प्लान्स पे शिफ्ट हो रहे हैं, ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। अब अगर मैं कोविड की बात करूँ तो कोविड में अगर इनके जो पेइंग सब्सक्राइबर्स है वो कम हो गए, ठीक है, ट्रैफिक कंपैरेटिवली कम हो गया जून में, राइट। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने उसको कोप अप किया और धीरे धीरे अब अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इनका फिर से वो सब्सक्राइबर्स बेस बढ़ गया है। अब अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं तो 5 इयर्स में ऑलमोस्ट 40% CAGR ग्रोथ, 3 ईयर में 62%, TTM अगर आप देखोगे तो 104%, ROE अगेन वेरी नाइस ROE अराउंड 68%। अगर मैं क्वार्टरली अपडेट्स की बात करूं तो रेवेन्यू ग्रोन बाय 5%। कोरोना में क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था और बाकी सारे बहुत खर्चे कम हो गए, पावर का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा, बहुत सारे इनके जो फील्ड इनके कुछ जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो फील्ड पे जाके पूरा बिजनेस लेके आते हैं, तो वो बहुत कम हो गया। तो इनका कॉस्ट रिडक्शन बहुत कम होने की वजह से इनका प्रॉफिट बहुत बढ़ गया। आगे जाके कुछ 1-2 क्वार्टर्स में ये थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा, इतना कॉस्ट रिडक्शन नहीं होगा। हाँ, कॉस्ट रिडक्शन होगा, कॉस्ट रिडक्शन का इनको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन इतना नहीं मिलेगा जितना अभी हुआ। जैसे कि सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा तो फिर से इनके फील्ड जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं वो फील्ड पे जाएंगे और सेल्स लेके आएंगे या बिजनेस लेके आएंगे। सो आगे जाके कॉस्ट रिडक्शन एज सच इतना नहीं होगा जितना अभी इन क्वार्टर्स में हुआ है। अब इनका मॉडल समझने के लिए ना आपको डिफर्ड रेवेन्यू भी समझना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफर्ड रेवेन्यू बेसिकली ये लोग डिफर्ड रेवेन्यू पे बेसिकली इनका मॉडल रन करता है। मतलब क्या, आज ही इनको पूरे पैसे मिल जाते हैं। अगर मैंने सब्सक्रिप्शन सपोज 2 साल की 3 साल की ली, पैसा तो इनको पूरा आज ही मिल जाएगा, लेकिन ये आज के आज रेवेन्यू नहीं दिखा सकते क्योंकि ये 2 साल का 3 साल का पूरा पैसा मिला है। तो इनको डेफर्ड रेवेन्यू में ये पूरा पैसा रखना पड़ेगा और धीरे धीरे जैसे जैसे ये लोग वैसे सर्विसेज देते हैं उसके बाद धीरे धीरे ये डेफर्ड रेवेन्यू से रेवेन्यू में ये लोग पूरा पैसा शिफ्ट करते हैं। सो यहाँ पर आपको ये देखना कि डेफर्ड रेवेन्यू क्या बढ़ रहा है। यस, डेफर्ड रेवेन्यू बढ़ रहा है। सो कोविड का इम्पैक्ट जो था ना इनके बिजनेस पे कंपैरेटिवली कम था। मैं ये नहीं बोलूँ कि नहीं था, कम था। क्यों? क्योंकि डेफर्ड रेवेन्यू से रेवेन्यू में पैसा शिफ्ट हो रहा था, राइट। सो कोविड से इनका इम्पैक्ट लिमिटेड था। अभी जो पिछले 1-2 क्वार्टर्स में इनको रेवेन्यू आ रहा था ना वो डेफर्ड रेवेन्यू से आ रहा था, जिनका कैश इनको बहुत पहले ही मिल गया था जो इन्होंने डेफर्ड रेवेन्यू में डाला था। तो अभी जो रेवेन्यू कुछ क्वार्टर्स में आ रहा था वो डेफर्ड रेवेन्यू से आ रहा था। तो जून में जो इनके पेइंग सप्लायर्स कम हो गए, जून में इनको ज़्यादा अफेक्ट हुआ। फिर दिसंबर में जो थोड़ा बहुत अफेक्ट हुआ, हालांकि दिसंबर में इनके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स तो बढ़ गए थे, इनकी सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रही थी, लेकिन जो थोड़ा बहुत अफेक्ट हुआ और जून का जो अफेक्ट है इसका जो असर है वो अब आगे के क्वार्टर्स में दिख सकता है। अब अगर मैं इंडिया मार्ट के रिस्क की बात करूं तो पहला तो कोविड रिलेटेड तो है ही कि कोविड रिलेटेड जो रिस्क वो टेक्निकली सारे बिजनेसेस को है। सेकेंड चीज़ ये कि अगर जैसे MSME सेक्टर को ये लोग बहुत ज़्यादा कैटर करते हैं तो वहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम होती है
अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है तो इंडिया मार्ट को इसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा। तो अगर वीक इकोनॉमिक साइकिल्स में या एमएसएमई को अगर कुछ दिक्कतें आती हैं तो इंडिया मार्ट को भी दिक्कतें आएगी। फिर और एक ये चीज़ हो गई कि जैसे अमेजोन हो गया B2B में, या उड़ान हो गया, ठीक है, इनसे इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं इनसे इनको रिस्क हमेशा ही रहेगी, ठीक है। ये रिस्क से कभी ये बच नहीं सकते, क्योंकि अगर हो सकता है कि कल गूगल भी आ जाए, वी डोंट नो, राइट। अमेजोन अभी तो नहीं है इनका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर, लेकिन अगर आगे जाके आता है तो इनको ये रिस्क ज़रूर रहेगी, ठीक है। तो ये जो इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं इनसे एक वन ऑफ द रिस्क है इनको। फिर JD मार्ट जो आ रहा है, ठीक है, तो अब मैनेजमेंट का ये बोलना है इंडिया मार्ट के कि JD मार्ट से इनको अभी इतना रिस्क इनको दिख नहीं रहा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि JD मार्ट आजकल में इनको ख़त्म कर देगा। ऑफ कोर्स नॉट, नेटवर्क इफेक्ट इनके बिजनेस में है अच्छे, ठीक है, लेकिन फिर भी JD मार्ट अगर कुछ इनोवेटिव लेके आता है, कुछ अच्छी चीज़ें लेके आता है, तो वो इंडिया मार्ट को अच्छा खासा टफ कंपटीशन दे सकता है, ठीक है। अभी JD मार्ट आगे क्या करेगा, कैसे करेगा, वी डोंट नो, लेकिन ये JD मार्ट से थोड़ा बहुत थ्रेट तो इनको है। अब अगर हम वैल्यूएशन की बात करें ना, तो अगर मैं उड़ान से कंपेयर करूँ तो उड़ान को बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन दिया है, VC फंडिंग तो उसको होती ही रहती है, वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छा उसको दिया है। जबकि उड़ान तो लॉस मेकिंग कंपनी है, आगे जाकर प्रॉफिटेबल होगी, लेकिन अभी तो लॉस मेकिंग है। वही इंडिया मार्ट जो है वो तो प्रॉफिटेबल बिजनेस है, उसको भी ज़्यादा वैल्यूएशन दिया है। तो फिर ऐसा लगता है कि भाई जब उड़ान लॉस मेकिंग है उसको इतना ज़्यादा वैल्यूएशन दिया है, ग्रोथ अगर उससे एक्सपेक्टेड है तो इंडिया मार्ट से भी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और इंडिया मार्ट तो प्रॉफिटेबल है, तो जो हाई वैल्यूएशन दिया है दैट इज़ ओके, ठीक है, अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो। क्योंकि इंडिया मार्ट को PE जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो इतना दिया गया है कि सबको लगता है कि उससे 40-45% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। लेकिन वही अगर आपको अगर लगता है कि नहीं इंडिया मार्ट 40-45% से नहीं ग्रो करेगा, 20-25% से ग्रो करेगा, जो लास्ट के 3 साल अगर आप देखोगे तो एवरेज ग्रोथ उसकी 25-26% से है, तो फिर भाई इंडिया मार्ट महंगा है, इंडिया मार्ट का वैल्यूएशन महंगा है। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप क्या ये इतना वैल्यूएशन दोगे। ये सब डिपेंड करता है कि आप इंडिया मार्ट से क्या एक्सपेक्ट करते हो। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि अगले कुछ क्वार्टर्स में, 2-3 क्वार्टर्स में कोविड का इफेक्ट दिख सकता है, ठीक है, इनके रेवेन्यूज पे। तो मुझे तो इंडिया मार्ट कंपैरेटिवली वैल्यूएशन इसका हाई लगता है। आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको इंडिया मार्ट का वैल्यूएशन जस्टिफाइड लगता है या हाई लगता है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।